प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर लाइव हुए हैं। हमारा जो कक्षा 12 भूगोल विषय का पाठ्यक्रम चल रहा था उसका चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की हमने एक फर्स्ट वीडियो डाल दी थी, फर्स्ट क्लास। अब दूसरी इसकी क्लास करके इसको आज चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, मानव भूगोल की बात की थी, मानव भूगोल के विकास की बात की थी। 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल का विकास हुआ। उसके बाद हमने अलग अलग भूगोलवेताओं के इसकी परिभाषा की बात की, मानव भूगोल के संस्थापक कौन थे, रेटजेल थे, इनकी बात की। तो ये अपने क्या एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो अपना मेन बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें एक नंबर के क्वेश्चन इनमें से पढ़ सकते हैं। अपने उसी को ध्यान में रखते हुए आगे ये बढ़ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने आगे चलेंगे। अब मैं आपको यहाँ जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, जितने भी जिस हिसाब से कराऊंगा उससे बाहर नहीं जाने वाला। तो हम बात करेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की। प्रकृति की हमने कल बात कर ली, आज हम बात करेंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। भी मानव भूगोल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत किस किस को शामिल कर रहे हैं इसको समझना अपने को जरूरी है। तो ये बात मैं पहले बता दूं कि मानव भूगोल के बारे में हट्टीगट्टन ने यह बताया था। हट्टीगट्टन ने बताया था कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम दो चीज़ें का अध्ययन करते हैं, यानी कि इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत दो चीज़ों को शामिल करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बिग हट्टीगट्टन के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है या उसमें किस किस को शामिल किया जाता है। तो एक तो इसकी आती है भौतिक दशाएं, और दूसरा है मानवीय अनुक्रिया, हट्टीगट्टन ने कहा था भी मानव भूगोल के अंतर्गत दो चीजें शामिल होती है। एक तो भौतिक दशाएं जो प्राकृतिक वातावरण है, और दूसरा मानवीय अनुक्रिया, यानी कि जो मानव अपनी जो एक्टिविटीज करता है, जो अपनी क्रियाकलाप करता है, वो किसके अंतर्गत शामिल होती है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो अब देख लो बेटा, हट्टीगट्टन के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र दो प्रकार का है। नंबर 1 भौतिक दशाएं, दूसरा मानवीय अनुक्रिया। एक नंबर का क्वेश्चन सीधा ऐसा पढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि जो हमारे आसपास जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, जो मानव निर्मित भूदृश्य हमें दिखाई दे रहा है, उन सब का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है, मानव भूगोल के अंतर्गत। उसी प्रकार उसका विषय क्षेत्र हो जाएगा। जैसे हम पहली चीजें लेते हैं जनसंख्या। मैं आपको बता दूं, मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या, क्योंकि मानव नाम ही मानव भूगोल है, तो हम मानव का ही अध्ययन करेंगे ना। इस भूगोल के अंतर्गत केंद्र बिंदु क्या है, मानव है। अब मानव को केंद्र बिंदु मानकर ही अपने अध्ययन करते हैं मानव क्या कर रहा है, उसकी क्या क्रियाकलाप है। तो सर्वप्रथम जनसंख्या लेते हैं। जनसंख्या में विश्व की जनसंख्या, उसका वितरण, उसका घनत्व डेंसिटी, उसकी ग्रोथ कैसी है, उसकी वृद्धि दर कैसी है, वहाँ जन समूह कैसे हैं विश्व के अंतर्गत मानव का अधिवास कैसा है, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। जो पहला अपना पॉइंट है जनसंख्या, उसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा अपना पॉइंट है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, यानी कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत। क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में इन तत्वों का, या प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, और उन भौतिक तत्वों का मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो वही मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे प्राकृतिक संसाधन भूमि है, जैसे जल है, जैसे वायु है, इन सब का कहाँ अध्ययन होता है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। तीसरा इसके अंतर्गत आता है सांस्कृतिक वातावरण, क्योंकि मानव भूगोल के अंदर मानव निर्मित जो भूदृश्य है या मानव ने दो चीजें बनाई है उसका अध्ययन करते हैं। तो सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत क्या हो गया भी, जो वातावरण है यानी कि प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जो भी उसमें परिवर्तन लाया गया है वो सारा का सारा क्या आता है, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। जैसे मानव ने भूमि मिली तो कृषि कर ली, मानव ने जगह मिले तो ग्राम बसा लिए, मानव ने अगर और जगह मिले तो उसने तकनीकी विकास द्वारा एक शहर का निर्माण कर लिया, मानव ने नहरें बना ली, मानव ने रेलवे बना लिए, पुल बना लिए। ये सारे के सारे किस में आते हैं, उसके सांस्कृतिक दृश्य दिखाई देता है, वो इसके अंतर्गत अपने अध्ययन करते हैं।
एक आता है इसका चौथा पॉइंट है कालिक अनुक्रम। तो इसमें अपने देखते हैं कालिक अनुक्रम, यानी कि समय और काल के साथ साथ, यानी कि समय के साथ साथ मानव ने अपने विकास, अपनी बौद्धिक क्षमता से क्या परिवर्तन किए। एक तो आदि मानव था जिसको एक ही चिंता लगी रहती थी कि मेरा भरपेट भोजन हो जाए और मैं सिर्फ भोजन करूं और उसके बाद अगली जगह चले जाऊं। घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी। धीरे धीरे उसने पहिए का आविष्कार किया, धीरे धीरे उसने बीजारोपण करना शुरू किया, पौधों को पालतू बनाना शुरू किया, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया तो पशुपालन हो गया, पौधों को पालतू बनाया तो कृषि हो गई। तो उसने क्या परिवर्तन हुआ ना समय के साथ साथ। यानी कि जो मानव है चाहे धरातल है, समय के साथ वो परिवर्तनशील है। आज जहां पर्वत पहाड़ नदियां दिखाई दे रहे हैं, कभी वहां पहले समुद्र था, कभी वहां पहले मैदान थे, तो ये परिवर्तन हो रहा है। ये अनुक्रम है, यानी कि समय के साथ साथ मानव ने अपने जो विकास की परिस्थिति का अध्ययन करना कालिक अनुक्रम के अंतर्गत आता है। एक पॉइंट आता है अपना नेक्स्ट, समायोजन एवं प्रादेशिक संगठन। इसके अंतर्गत भूगोल में हम क्या पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है उसका अध्ययन हम करें। भूगोल में हम पढ़ रहे हैं प्रकृति ने उसमें क्या परिवर्तन किया है, मानव ने उसमें क्या परिवर्तन किया है, और मानव ने जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें जो भी संसाधन है उसका उपयोग कैसे किया है, और उन संसाधनों का मानव के विभिन्न संगठनों में वितरण कैसे हुआ है, उसका उपयोग वो कैसे कर रहे हैं, उसका संरक्षण वो कैसे कर रहे हैं, और निकट भविष्य में उन संसाधनों का क्या संभावनाएं हैं, उन सबका समायोजन हमें एक क्षेत्र विशेष के आधार पर करना क्या कहलाता है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र के अंतर्गत ये भी पॉइंट आ गया। अब मानव भूगोल का विषय क्षेत्र के अंतर्गत एक चीज और लेते हैं अपने अन्य प्रदेशों से संबंध। मानव जहां निवास कर रहा है, मानव ने पहले झुंड बना के निवास करना शुरू किया, उसके बाद एक कबीला बनाए, 8-10 घर वो साथ में रहने लगे, कबीलों का एक सरदार हुआ, फिर आसपास के प्रदेशों पे भी वो रहने लगे, इकट्ठा कर होकर रहने लगे, तो एक राजा बन गया। इस प्रकार धीरे धीरे उसका क्या क्षेत्र बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे राज्य बने, फिर धीरे धीरे कोई देश बने, राष्ट्र बने। तो एक प्रदेश का अन्य प्रदेशों से अलग अलग प्रकार से अलग अलग संबंध होते हैं। एक तो एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से व्यापारिक संबंध, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से धरातलीय जो संरचना है उसमें विभिन्नता है, तो उसमें यहाँ खनिज अलग पाए जा रहे हैं, वहां अलग है, तो उसका संबंध ठीक है। हर प्रकार के संबंध अलग अलग प्रकार के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहे हैं, तो उन सबका अध्ययन किसके अंतर्गत आता है बेटा, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। अपना यहाँ क्वेश्चन बन सकता है सीधा 2 नंबर का बनेगा तो, क्योंकि पहला लेसन है वो सिर्फ 2 अंक का है। फर्स्ट लेसन हमारा मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन बनेगा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, तो इसमें ये अपने को 6 बिंदु लेने हैं, वो 6 बिंदु सीधे लिखने हैं, इसमें कोई वर्णन नहीं करना, और ये 6 बिंदु अपने को याद रखने हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। 1 नंबर का बनेगा तो हटिक गठन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किस किस को शामिल किया गया है, तो भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं ये शामिल किया गया है। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। अगर मैं बोर्ड पे मिटाऊंगा, अगर मैं पूछूंगा भी आपको याद है तो आप बता देंगे भी याद है। इसमें 6 चीजें हैं: जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन एवं प्रादेशिक संगठन, अन्य प्रदेशों से संबंध। इस चीजों को हमने इसमें शामिल किया है। तो हमने बात की मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात हो गई। अब हम बेटा बात करेंगे मानव भूगोल के विकास की बात करेंगे। मानव भूगोल का विकास प्राचीन काल, मध्यकाल और वर्तमान आधुनिक काल में कैसे हुआ है। तो मानव भूगोल का विकास जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। ये सिर्फ परिचय के लिए अपने चर्चा कर रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन इनमें से आएगा। प्राचीन काल, देखिए प्राचीन काल में क्योंकि भूगोल का विकास तो मानव के उद्भव से ही माना जाता है। प्राचीन काल की अगर बात करें हम तो मानव भूगोल के विकास की, तो प्राचीन काल में क्या था, लोगों का नॉलेज क्या असीमित था। लोग एक दूसरे क्षेत्र को जानते नहीं थे, एक दूसरे क्षेत्र में दूर तक जा नहीं पाते थे। महाद्वीपों का एक दूसरे से महाद्वीप से संपर्क नहीं था। तो इस स्थिति में लोगों पर किसका प्रभाव था, प्राकृतिक वातावरण का। लोग प्रकृति को देवता के रूप में पूजते थे। वेदों में जैसे सूर्य को, जल को, अग्नि को, वायु को, इन सब को पूजा गया है। इसी प्रकार इस समय प्राचीन काल में जो भौगोलिक विकास शुरू होता है वो
रोमन और ग्रीक सभ्यताओं से शुरू होता है, यानी कि यूनानी काल से शुरू होता है। यूनानी काल में जैसे थ्यूसिडेडिट है, अनेक्सिमेंडर है, थेल्स है, इन भूगोलवेताओं ने यानी कि प्रकृति का, वातावरण का, मानव समाज का अध्ययन करना शुरू किया। फिर उसके बाद अरस्तु जी आ जाते हैं। अरस्तु ने कहा था कि अभी जो ठंडे प्रदेशों के लोग हैं वो बहादुर होते हैं, लेकिन चिंतन में काफ़ी क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और जो गर्म प्रदेशों के या जो एशिया के जो लोग हैं वो वैसे बहादुर नहीं होते, कमज़ोर होते हैं, लेकिन चिंतन में काफ़ी चिंतनशील होते हैं, यानी कि काफ़ी चिंतनशील होते हैं। तो उसके बाद जैसे उसका वर्णन हिकेटियस ने जो भी भौगोलिक वर्णन किया उसको व्यवस्थित रूप से एक ढंग से व्यवस्थित करने का प्रयास किया, इसलिए भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। इसी प्रकार स्ट्रेबो आते हैं, आगे और भी भूगोलवेत्ता आते हैं। अपने को उसको में ध्यान में नहीं रखना, अपने प्राचीन काल में चर्चा करनी थी, प्राचीन काल में भूगोल का विकास कैसे हुआ। मध्य काल में भूगोल का विकास में थोड़ी चेंजिंग आ जाती है। चेंजिंग इसलिए आ जाती है क्योंकि प्राचीन काल की जो सभ्यताएं, जैसे भारत की सभ्यताएं थी, ग्रीक की सभ्यताएं थी, चीन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यताएं थी, उस समय उस टाइप का विकास था, भी वो इस क्षेत्र से सीमित थी। क्योंकि दूसरे अब मध्यकाल में आते आते वो सीमित क्षेत्र थोड़ा दूर हो जाता है। लोगों में क्या है, खोज और अन्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ती है, लोगों में ये रुचि बढ़ती है, इसलिए लोग दूर दूर तक खोज करने का प्रयास करते हैं। तो खोज और अन्वेषण की रुचि ने एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से जोड़ा, एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप की खोज करने का के लिए प्रेरित किया। तो उसमें क्या है, चाहे वो नौ संचालन के माध्यम से गए हों, चाहे वो धरातलीय यात्रा करके गए हों, ये मध्यकाल में विकास हुआ है। धीरे धीरे फिर जाके अपने आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। तो आधुनिक काल की शुरुआत है रिटल, रेडजेल, हम्बोल्ट, रिच्टहोफेन के काल से मानी जाती है, और आधुनिक काल से ही मानव भूगोल का विकास माना जाता है। इसलिए हमने पीछे भी पढ़ा था, मानव भूगोल का विकास कौन सी सदी से शुरू हुआ था, 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब अपने आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास माना जाता है, इसलिए हम आधुनिक काल को ही यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। और अपना एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भी, ये फलाने जो भूगोलवेत्ता है ये किस देश से संबंधित है और ये कौन सी विचारधारा से संबंधित है, इस प्रकार के अपना यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अपन क्या करेंगे, आधुनिक काल किन भूगोलवेत्ताओं से शुरू होता है, इन भूगोलवेत्ताओं से शुरू होता है। तो अपन आधुनिक काल में जो अलग अलग देश के अलग अलग भूगोलवेत्ता है, पीछे क्वेश्चन आ भी चुका है, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर का आ भी सकता है भी, जर्मनी के प्रमुख 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए, अमेरिका के प्रमुख 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। इन्होंने क्या कहा था या क्या नहीं कहा था वो अपने यहाँ सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इन पे पूरी एक बुक, इन्होंने एक बुक लिखी है, इनकी पूरी थॉट है ज्योग्राफी की, पूरी भौगोलिक विचारधारा है इनकी, हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अपना विषय नहीं है। तो आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास माना जाता है। मानव भूगोल के विकास की शुरुआत जर्मनी से होती है, इसलिए रेटजेल को, जिसको फ्रेडरिक रेटजेल यहाँ अपने लिख रखा है, फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इन्होंने एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मानव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन इन्होंने प्रकाशित किया था। उसके बाद जर्मनी के भूगोलवेत्ता दूसरे हम्बोल्ट हैं। हम्बोल्ट ये भी जर्मनी के है। अब इन्होंने क्या किया, ये बहुत लंबे प्रोसीजर है, लेकिन अपने को याद रखना है भी हम्बोल्ट क्या है, जर्मनी के भूगोलवेत्ता है। तीसरा रिटर, जिन्हें आर्म चेयर भूगोलवेत्ता भी कहते हैं, कुर्सी पर बैठ के भूगोल का अध्ययन करने वाले। तो जर्मनी के भूगोलवेत्ता रिटर हैं, रिच्टहोफेन भी ये जर्मनी के। तो अपने को 4 याद रखने भी प्रमुख भूगोलवेत्ता है, वो कौन से देश से कौन से भूगोलवेत्ता संबंधित है, 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो जर्मनी के भूगोलवेत्ता में कौन कौन से 4 नाम हैं, रेटजेल, हम्बोल्ट, रिटर और रिच्टहोफेन। ये ऐसे कह सकते हैं, रेटजेल, रिटर, हम्बोल्ट और रिच्टहोफेन। तो ये 4 भूगोलवेत्ता मेरे ख्याल से आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट अपने चलते हैं फ्रांस पे। फ्रांस में भी मानव भूगोल का विकास हुआ। रेटजेल जो निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं, उसकी हम आगे चर्चा दोबारा करेंगे। विडाल डी लाम्ब्लांस वहीं संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म की जो विचारधारा उसके समर्थक माने जाते हैं, उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इसमें लूशियन फेब्रे इनके साथ है, फ्रांस के जीन ब्रूस भी इनके साथ है, डिमांजिया है, डी मार्तोनी है। ऐसे ये फ्रांस के जो भूगोलवेत्ता है, इनके हमने जो सीमित 4 नाम याद रखने के लिए लिए हैं, जैसे ब्लांस है, फेब्रे है, ब्रूस है, डिमांजिया है, ये अपने को याद रखना है। अब हम चलते हैं अमेरिका पर। अमेरिका के प्रमुख कौन कौन से भूगोलवेत्ता है, तो एलन चर्चिल शैम्पुल, यानी कि ये रेटजेल की प्रमुख शिष्या भी थी, अमेरिकन भूगोलवेत्ता है।
इन्होंने एक परिभाषा भी दी थी, वो भी अपने को याद रखनी है। भी मानव भूगोल में चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो इसने कहा था। हटिगटन ये अमेरिका के हैं। हटिगटन ने पहले बताया मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा, ये भी अपने को याद रखना है। इसा बोमेन ये भी अमेरिका के हैं। कार्ल सावर ये भी अमेरिका के, और ग्रिफिथ टेलर ये भी अमेरिका के। ग्रिफिथ टेलर के आगे विचारधारा में फिर चर्चा करेंगे। इन्होंने नवनिश्चयवाद या नियो डिटरमिनिज्म विचारधारा दी थी। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी और फ्लूअर, ये जो भूगोलवेत्ता है ये चारों ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता। अपने को इतना याद रखना है कि आधुनिक काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता कौन से भूगोलवेत्ता किस देश से संबंधित है, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना और ज्यादा याद ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो उसमें से ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है। तो आपको मेरे ख्याल से ये चीजें याद हो गई भी जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के कौन कौन से भूगोलवेत्ता है जो अभी जिनको हमने पढ़ा है, उनको याद रखना है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हुए हमने भूगोल के विकास की बात की, प्रमुख भूगोलवेत्ताओं की बात की। अब उन भूगोलवेत्ताओं ने कौन कौन सी विचारधारा अपने भूगोल के अंतर्गत दी है, वो 3 विचारधाराएं हैं। उन तीनों विचारधाराओं का ध्यान में रखना है कि कौन सी विचारधारा का क्या मतलब है और उस विचारधारा के समर्थक विद्वान कौन कौन से हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, अपने यहाँ आ सकता है। जैसे प्रमुख विचारधाराओं में हम बात करें तो पहली विचारधारा आती है नियतिवाद। इसको इंग्लिश में डिटरमिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमिनिज्म। नियतिवाद या निश्चयवाद इसी कहते हैं, इसे निश्चयवाद भी कहते हैं। नियतिवाद, निश्चयवाद, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादी, नियतिवादी और निश्चयवादी विचारधारा, डिटरमिनिज्म विचारधारा एक ही विचारधारा, इसके अलग अलग नाम है। इस विचारधारा में यह कहा गया है भी मानव भूगोल में जब मानव और प्रकृति या प्राकृतिक वातावरण की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है तो उसमें प्रकृति को सक्रिय तथा मानव को निष्क्रिय माना गया है। इस विचारधारा में क्या है भी प्रकृति स्वामी है, मानव उसका दास है। सर्वे सर्वा या सर्वशक्तिमान कौन है? प्रकृति है। मानव क्या है? कुछ नहीं है उसके आगे। ठीक है, प्रकृति जो चाहेगी मानव को वैसा अनुकूलन करना होगा। इसलिए इस विचारधारा को प्रकृतिवादी विचारधारा, इस विचारधारा को नियतिवादी विचारधारा, इस विचारधारा को निश्चयवादी विचारधारा, इस विचारधारा को डिटरमिनिज्म कहा जाता है। इसके समर्थक विद्वान मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से थे। समर्थक विद्वानों में जैसे रेडजेल है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है भी नियतिवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान कौन कौन से हैं? तो रेडजेल, हम्बोल्ट, रिटर, रिचथोपेन और एलन चर्चिल सैंपुल भी है, यानी कि एसी सैंपुल। ये जो समर्थक है ये कौन से विचारधारा के समर्थक है? नियतिवादी विचारधारा के, डिटरमिनिज्म जो थॉट है उसके विचारधारा के ये समर्थक माने जाते हैं। यानी कि प्रकृति सक्रिय है उसमें और मानव निष्क्रिय रूप में माना है। दूसरी हमारे पास विचारधारा आती है, वो विचारधारा है संभववाद या पॉसिबिलिज्म। क्या है? संभववाद या पॉसिबिलिज्म। अब संभववाद या पॉसिबिलिज्म की बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि जब मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों की हम व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें मानव को एक सक्रिय अभिकर्ता मानते हैं। क्या मानते हैं? इन्होंने क्या है? मानव को सक्रिय माना है, यानी कि मानव स्वामी और प्रकृति उसकी दास है। मानव अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। ये बात कौन कहते हैं? ये संभववादी जो भूगोलवेत्ता हैं वो बोलते हैं। अब संभववादी भूगोलवेत्ता कौन से हैं? फ्रांसीसी स्कूल के, यानी कि फ्रांसिस के जो भूगोलवेत्ता है वो ज्यादातर संभववादी भूगोलवेत्ता है। और इधर नियतिवादी भूगोलवेत्ता की बात करें तो ये जर्मनी स्कूल के जो भी भूगोलवेत्ता है जर्मनी के वो नियतिवादी समर्थक है, और फ्रांस के हैं वो संभववादी समर्थक है। जैसे ब्लांस की हमने बात की, विडाल्डी ला ब्लांस, हमने ब्रूंस की बात की, ये भी इसका समर्थक है। हमने बोमेन, ईसा बोमेन अमेरिकी भूगोलवेत्ता, ये भी इसकी समर्थक है। तो इसलिए ब्लांस हो चाहे ब्रूंस हो चाहे बोमेन हो चाहे फेब्रे हो, ये सब कौन सी विचारधारा के समर्थक है? ये संभववाद या पॉसिबिलिज्म विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। इसमें मानव को क्या माना जाता है?
सक्रिय है, अभिकर्ता के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। वो विचारधारा कौन सी हुई? संभववादी। अब मेरी बात सुनो, क्या जो दोनों पक्ष लड़ता हुआ है, एक तो क्या ना जी मैं मजबूत हाँ, दूसरों क्या नहीं मैं मजबूत हाँ, तो लड़ा जन मांगी क्या हुई? पंचायती हुई। लास्ट में क्या हो? कुछ भूगोलवेता क्या जी प्रकृति मजबूत है, कुछ क्या जी ना प्रकृति को नहीं मानव मजबूत है। कुछ प्रकृति खातर ये कह रहे थे जैसे पहाड़ों में जो लोग रहते हैं तो वो लंबे कद के नहीं होते, उनके जो पैर है वो मजबूत होते हैं। और दूसरी जगह जो लोग रहते हैं मैदानी क्षेत्रों में वो लंबे होते हैं, उनके पैर मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि उनको उस जगह प्रकृति के अनुसार उसको समायोजन करना पड़ता है। ये बात नियतिवादी बोलते हैं। लेकिन संभववादी क्या कह रहे हैं? संभववादी ये कह रहे हैं हवा में मनुष्य नहीं उड़ सकता, लेकिन हमने प्लेन बना के उड़ा दिया। तैर नहीं सकता समुद्र में, लेकिन मनुष्य नहीं तैर सकता, लेकिन हमने समुद्र जो जहाज है वो बना के उसको तैरा दिया। तो ये संभववादी कह रहे हैं मानव परिवर्तन उसमें कर सकता है। दोनों की राड़ हुई तो नई विचारधारा सामने आती है, वो है नवनिश्चयवाद, नवनियतिवाद, नव प्रकृतिवाद, नियो डिटर्मिनिज्म इसको कहा जाता है। ये विचारधारा दी थी अमेरिका के विद्वान थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर क्या कर रहे हो? आपने जो मारवाड़ी भाषा में बता दियो ना, दोनों की पंचायती बिठाई गए थे लड़ो ना क्या जी, तो क्या करा संभववाद ने क्या अगर थे पानी ना हो तो तैरता क्या पर पानी गण दियो प्रकृति। इनको बोला अगर मानव नहीं होता तो किसके पैर मजबूत होते? तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है भी एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, यानी कि मानव अकेला कुछ नहीं कर सकता, और जो भी अपने निर्मित भूदृश्य अपने को दिखाई देते हैं, जो मानव ने जिसका विकास किया है बिना प्रकृति वो संभव नहीं है। तो इनका कहना यह था भी मानव और प्रकृति दोनों महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने अपनी प्रदत्त योजना के अनुसार उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने के लिए मानव को स्वतंत्र किया है। भी आप किसी एक का चुनाव करो और उसमें अपने अनुसार परिवर्तन करो। तो विकल्प किसने दिया? प्रकृति ने दिया है। किसको दिया है? मानव को दिया है। इसलिए मानव में प्रकृति के पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य की बात कौन कर रहा है? नवनियतिवाद कर रहा है। इसलिए इसको रुको एवं जाओ की विचारधारा भी कहते हैं। रुको एवं जाओ यानी कि स्टॉप एंड गो। स्टॉप एंड गो यानी इनका कहना था, इनके अनुसार भी मनुष्य एक ट्रैफिक कंट्रोलर यातायात नियंत्रक के भांति है, जो क्या है परिवर्तन मार्ग की दिशा परिवर्तित नहीं कर सकता, उसकी गति मंद व तेज कर सकता है। यानी कि चौराहे पे अपना ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं तो वो क्या उसका जो मार्ग है वो परिवर्तन थोड़ी ना कर सकते हैं जो रास्ता जा रहा है, लेकिन जो वाहन जा रहे हैं उनका जो गति है कभी धीरे और कभी तेज, उसमें वो परिवर्तन ला सकता है, लेकिन वो उस दिशा को चेंज नहीं कर सकता। यही बात है। मनुष्य क्या है? मनुष्य को जो उपलब्ध विकल्प हैं, प्रकृति ने कह दिया भी ये जो जल है इसका उपयोग तो कर, ये विकल्प है, ये भूमि है, ये मृदा है। अब मान लो कहीं लाल मिट्टी है तो उस हिसाब से वहां फसल होती है, कहीं काली मिट्टी है तो उस हिसाब से वहां फसल होती है, कहीं रेतली मिट्टी अब कह देते हैं अभी मुरुस्तला दोहरा है और चावल उगा दिया मैं कठू उगा दूंगा, क्योंकि जो प्रकृति ने जो अपने को योजना प्रस्तुत की है भी ये हमारे पास ये मटेरियल उपलब्ध है, उसमें से तेरे को जो चुनाव करना है कर ले, उसमें मनुष्य कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया? इस विचारधारा को नवनियतिवाद, नव प्रकृतिवादी, नव निश्चयवादी, नियो डिटर्मिनिज्म विचारधारा कहते हैं। इसमें मानव में प्रकृति के पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य की बात की गई है। इसके प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर हैं और इन्होंने इसे क्या कहा है? रुको एवं जाओ, स्टॉप एंड गो की विचारधारा किसे कहा जाता है? एक नंबर का क्वेश्चन सीधा बन सकता है। तो नवनीतिवादी विचारधारा को स्टॉप एंड गो। इसके प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। इसके प्रवर्तक संभववाद के कौन है? विडाल डी लाप्लास है। इसलिए नीतिवाद के भी आ जाएगा तो रेटजेल। ये अपने सिलेबस से संबंधित था। हमने क्या है, मानव भूगोल के आधुनिक काल की विकास की बात कर रहे थे, उसमें प्रमुख भूगोलवेताओं को लिया, उन भूगोलवेताओं ने कौन कौन सी विचारधाराएं दी, उन तीनों विचारधाराओं को लिया। अब इसमें क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। क्या आगे बढ़ता है? आगे यूं बढ़ता है
विजय मानव भूगोल है, ठीक है, लेकिन एक 1930 का दशक आते आते मानव भूगोल का विभाजन होता है। अपन सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, मानव भूगोल का विभाजन। कब होता है? 1930। दो भागों में। कौन कौन से दो भाग? नंबर 1 सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा है आर्थिक भूगोल। यानी कि मानव भूगोल का विभाजन हुआ कब हुआ? 1930 में हुआ। किन दो भूगोलों के रूप में हुआ? सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। क्वेश्चन 1 नंबर का सीधा बन सकता है, मानव भूगोल का विभाजन किन दो भूगोलों के भूगोल उससे बने? तो सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। अब धीरे धीरे क्या है, ये जो विषय परिवर्तन बढ़ते गए, मानव भूगोल के अंतर्गत जो अपन ने विषय क्षेत्र जो शामिल किए थे उसका अध्ययन बढ़ता गया, तो धीरे धीरे आगे चलकर चिकित्सा भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ऐसे आगे नए नए भूगोल बनते गए, जैसे चिकित्सा भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इन सभी सब्जेक्टों का धीरे धीरे आगे प्रादुर्भाव हुआ। अब भी काफ़ी सब्जेक्ट, जनसंख्या भूगोल है, अधिवास भूगोल है, इस प्रकार के प्रजातीय भूगोल है, कृषि भूगोल है, संसाधन भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, ये सब के सब भूगोल बाद में मानव भूगोल के अंतर्गत जिनने उनका कार्य क्षेत्र था उसको लेते हुए नए नए सब्जेक्ट बना दिए। तो अपना एक क्वेश्चन 1 बन सकता है, मानव भूगोल का विभाजन 1930 में हुआ, उनके उस समय विभाजन के अनुसार किन दो भूगोलों के रूप में हुआ? तो सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। इस प्रकार हमने क्या है, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट किया है। पहला चैप्टर हमारा था चैप्टर 1 मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत हमने मानव भूगोल को शामिल किया। मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी में होता है, हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपने इस वीडियो का एंड करेंगे। मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ। फिर आता है मानव भूगोल के संस्थापक कौन थे? तो मानव भूगोल के संस्थापक रेडजेल को माना जाता है। फिर कौन सी पुस्तक लिखी थी रेडजेल ने? एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखी थी। फिर जो मानव भूगोल के समर्थक विद्वान हुए उन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया, तो रेडजेल ने भी परिभाषित किया मानव भूगोल मानव समाज एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फिर उनकी जो शिष्य थी एलन चर्चिल शैम्पुल, उस शिष्य ने भी मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। अमेरिका की प्रमुख भूगोलवेत्ता थी वो, तो उसने कहा मानव भूगोल चंचल मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उसके बाद विडाल डी लाप्लास आते हैं, फ्रांस के भूगोलवेत्ता, उन्होंने भी मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। मानव भूगोल में मानव और पृथ्वी के नया विचार प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार वो हुए। उसके बाद एक डिकेट्स और पिट्स है, उन्होंने भी मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। फिर मानव भूगोल की प्रकृति आती है, मानव को केंद्र में मानकर किसी भी विषय क्षेत्र का अध्ययन करना मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। उसके बाद मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करें तो हर्टिगटन ने 2 भागों में बांटा था। नंबर 1 भौतिक दशाएं, दूसरी मानवीय अनुक्रिया। फिर विषय क्षेत्र में हमने बात की तो विषय क्षेत्र को 6 भागों में बांटा गया था, जैसे जनसंख्या थी, जैसे सांस्कृतिक वातावरण था, जैसे प्राकृतिक प्रदेश थे या संसाधन प्रदेश थे, जैसे समायोजन और प्रादेशिक संगठन था, जैसे कालिक अनुक्रम था, जैसे अन्य प्रदेशों से संबंध थे, ये सारे के सारे उसके अंतर्गत आते हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा ये बन सकता है। उसके बाद आधुनिक मानव भूगोल के विकास की बात करते हैं तो प्रमुख भूगोलवेत्ता है, कौन कौन से देश के कौन कौन से भूगोलवेत्ता हुए? जर्मनी की कौन कौन से, जैसे रिटर हुआ, रेडजेल हुआ, हम्बोल्ट हुआ, रिच्टहोफेन हुआ। फ्रांस के कौन कौन से भूगोलवेत्ता हुए? तो विडाल डी लाप्लास था, ब्रूंस था, लुसियन फेवरे था, ठीक है। इस नहीं, फ्रांस के डिमाजिया थे, डी मार्टोनी थे, ये थे। उसके बाद अमेरिका की बात करते हैं तो इसबोमेन अमेरिकन था, हर्टिगटन अमेरिकन थे,
ठीक है, एलन चर्चिल सैम्पल अमेरिकन थे, कार्ल सावर अमेरिकन थे। तो ये अपने को याद रखना है भी, 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा आ सकता है भी। ये इस देश के भूगोलवेत्ता, प्रमुख भूगोलवेत्ता कौन कौन से है? जर्मनी है, अमेरिका है, ब्रिटेन के जैसे मैकिंडर था, रॉक्सबी था, फ्लूअर थे, ये सारे के सारे जर्मनी ये ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। उसके बाद अपन ने बात की भी इसकी प्रमुख विचारधाराओं की, तो इसमें 3 विचारधाराएं थी, नीतिवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा और नवनीतिवादी विचारधारा। उसके बाद हमने बात की भूगोल का विभाजन, चलते चलते आगे 1930 का दशक आते आते भूगोल का विभाजन होता है और 2 भागों में विभाजन होता है, नंबर 1 सांस्कृतिक भूगोल और नंबर 2 आर्थिक भूगोल में। ये हमारा इसका कहें तो एक सार था और ये हमारा पहला लेसन था, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। अब साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस YouTube चैनल को, वीडियो को देखें, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, पसंद आए तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर, ताकि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। जय हिंद, जय भारत।